एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। आज की वीडियो में हम BPAG 174 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं जिनका भी पेपर कल है सेकंड शिफ्ट में। उन लोगों को ये टॉपिक्स करके जाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज ये प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स पे बेस्ड हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करने चाहिए और इस वीडियो में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगी ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए और कल के एग्जाम के लिए आप फुली प्रिपेयर हो जाओ। अगर आप ये सारे टॉपिक्स कर लोगे तो आप ऑलमोस्ट 70 to 80% सिलेबस कवर कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखो टॉपिक है आपका जो पेपर है ये बेस्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। तो हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखो मतलब क्या होता है, बहुत इजी है, हम बहुत टाइम से ये चीज पढ़ते भी आ रहे हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि हम आज के रिसोर्सेज को यूज करें लेकिन इतना रिस्पॉन्सिबली कि फ्यूचर जनरेशन को शॉर्टेज ना हो। यानी कि आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स अभी जो यूज कर रहे हो, बी इट वाटर, सनलाइट और एयर, एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग, आप उसको इतना प्रीशियसली यूज करो कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे और वो लोग भी उस चीज को यूज कर सके। यानी कि आज की नीड्स अपनी फुलफिल हो जाएं बिना फ्यूचर के रिसोर्सेज को डैमेज करें। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अब इसकी अगर हम कोर डेफिनेशन देखें जो हमें बता रखी है, एक रिटन डेफिनेशन है जो ब्रंटलैंड कमीशन 1987 में बताई गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को मेंशन करना। देखो इसमें ना ये तीन चीजें बैलेंस करनी होती हैं इस डेफिनेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें तीन चीजें बैलेंस करनी है। एक तो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जब भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों के दिमाग में सिर्फ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ध्यान रखना है, सोशल इंक्लूजन का भी ध्यान रखना है और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है इसका भी ध्यान रखना है। ये तीनों चीजें इंट्रोड्यूस करी गई थी 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन के थ्रू। इसका मेन पर्पस ये है कि हम डेवलपमेंट तो करेंगे पर रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो और एनवायरमेंट, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, इन सबको एक साथ सॉल्व किया जाए क्योंकि ये प्रॉब्लम्स कनेक्टेड है आपस में। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे रखा है, देखो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। अगर हम आज फॉरेस्ट कट करते जाएंगे तो फ्यूचर में टिम्बर, फ्रेश एयर, बायोडाइवर्सिटी, इन सब का जो है शॉर्टेज हो जाएगा। इसलिए आप इन सब चीजों को ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब चीजें सेव रहें और वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोर प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो प्रिंसिपल्स यानी कि किस चीज पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड है। इसमें फर्स्ट आ जाता है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। थोड़ा टर्म डिफिकल्ट लग रहा है बट इजी है समझने में। इसका मतलब है कि फ्यूचर जनरेशंस को एक हेल्दी प्लैनेट मिले आगे जाके, तभी इसमें दे रखा है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ठीक है, फिर आ जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। अगर हम श्योर नहीं भी हैं कि कोई डैमेज होगा या नहीं, फिर भी हमें प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि इतना सारा पानी अवेलेबल है तो पानी खत्म तो होगा ही नहीं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज नेचुरल रिसोर्स है, कभी ना कभी एग्जॉस्ट होगा, लेकिन हमें अभी से प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने चाहिए हैं। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये चारों प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी कि जो डैमेज करेगा वो ही पैसा देगा। सिंपल बोला गया, अगर इंडस्ट्रीज वगैरह डैमेज कर रही हैं रिवर तो उनको ही उस डैमेज को रिवर्स करना पड़ेगा। फिर आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्पीशीज और इकोसिस्टम को बचाना ये हमारा ही काम है। हमें नेचर ने इतना कुछ दिया है तो हमारा ही काम है उन चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना। अब देखो इन प्रिंसिपल्स पर ना काफी चीजें आ जाती है, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक एक प्रिंसिपल पे भी आ सकता है या फिर चारों प्रिंसिपल्स इकट्ठे समझाने के लिए भी आ सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि मैंने अभी जो समझाया है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर इन प्रिंसिपल्स के ऊपर अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से 3 ऐसे पिलर्स हैं जिसपे सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिपेंड करती है। सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक डायमेंशन। इसका मतलब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होने चाहिए।
सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए, ग्रीन जॉब्स होनी चाहिए, लो वेस्ट और रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन। यानी कि कॉरपोरेट जितना भी है उन लोगों को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए जिनसे हमारा एनवायरनमेंट बचा रहे, सोशल इंक्लूजन हो, ये सब होता रहे। और उसकी कुछ कुछ चीजें जो वो कर सकते हैं वो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको एक्सप्लेन नहीं करने ये पॉइंट्स, सिर्फ बताने हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब हम सेकंड कर लेते हैं सोशल डायमेंशन की बात। यहाँ फोकस होता है इक्विटी पर, यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, जेंडर इक्वालिटी में हो, पावर्टी में हो, किसी चीज में भी हो, पावर्टी रिडक्शन। अगर हम एनवायरमेंटल डायमेंशन की बात करें तो एनवायरमेंटल डायमेंशन में हमें वही बात आ जाती है सिंपल, जो हमने बहुत बार पढ़ी है, नेचर प्रोटेक्शन की बात। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करके रखो, पोल्यूशन कंट्रोल करो, हैबिटेट प्रिजर्वेशन करो, या फिर ट्री प्लांटेशन करो। कैसे कैसे आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकती है गवर्नमेंट या फिर एक सिटीजन होने के नाते आप लोग भी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। ये बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी हुई है 11th-12th में, जिसने भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें भी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी पढ़ा है हमने, तो ये उसी से रिलेटेड है। इस कंसेप्ट को अमर्त्य सेन ने दिया था, ठीक है, इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक्स। इस कंसेप्ट को अमर्त्य सेन ने पॉपुलर बनाया था। ये सिर्फ जीडीपी पे फोकस नहीं करता, सॉरी, जीडीपी पे फोकस नहीं करता, ये ह्यूमन वेलबींग और फ्रीडम पे भी फोकस करता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, हमने 3 पार्ट्स पढ़े हुए हैं, बहुत बार स्कूल में पढ़े हैं, 11th-12th में सब पढ़ा है हमने। एक तो इनकम पे डिपेंड करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमने पढ़ा था, मैंने अभी आपको बताया। इसमें GNI पे करता है, ग्रॉस नेशनल इनकम पे। एजुकेशन कंपोनेंट होता है, स्कूलिंग के ईयर्स कितने स्कूलिंग एक्सपेक्टेड है और कितना इंसान पढ़ रहा है। और हेल्थ कंपोनेंट यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है नीचे श्रीलंका का, जहाँ पे मॉडरेट इनकम होने के बाद भी हाई HDI नहीं है, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ स्ट्रांग नहीं है। जब ये तीनों चीजें स्ट्रांग होगी तो ही हमारी जो है एक ह्यूमन डेवलपमेंट होगी, क्योंकि तीनों चीजें जो है इंटरडिपेंडेंट है, इनकम, एजुकेशन और हेल्थ तीनों इंटरडिपेंडेंट है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। ये बहुत बार पढ़ा हुआ है, सबने पढ़ा हुआ है, बहुत बार पढ़ते आए हम इस चीज को। बहुत इजी है, 17 के 17 गोल्स लर्न नहीं करने आपने, बहुत ज्यादा होते हैं वो। 17 में से 5-6 याद रखो नंबर के साथ, कि कौन सा फर्स्ट गोल है, कौन सा सेकंड है, ऐसे करके 5-6 याद रखो और 2-4 बार उन्हें पढ़ो ताकि तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग में रहे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 गोल्स के सेट हैं जो दुनिया ने अडॉप्ट किए हैं 2030 तक, ताकि एक बेटर फ्यूचर बन सके हमारा, ठीक है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो 1992 में पहले इंट्रोड्यूस करे गए थे रियो अर्थ समिट में, फिर 2000 में मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आए, जो इसके ही एक तरह इसका सेकंड कंपोनेंट कह सकते हो या इससे सिमिलर ही हैं। और उसके बाद 2015 में SDG है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके की फोकस एरिया क्या है? एक तो नो पावर्टी, जीरो हंगर, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, जो हमने सारी बातें करी, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, इस सब में वही आ जाएगा, सारे की फोकस एरिया वही होते हैं। अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो जैसे SDG 13 जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो है, वो क्लाइमेट एक्शन स्पेशली हाईलाइट किया गया उसमें, कि क्लाइमेट चेंज को अर्जेंटली हमें एड्रेस करना चाहिए। तो आपको थोड़ा बहुत जो है 17 के 17 गोल्स नहीं याद करने, लेकिन एटलीस्ट उनके नंबर के साथ थोड़ा पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल कॉमन्स एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझना इस चीज को, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। ग्लोबल कॉमन्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं होते, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ना ये चीजें कॉमन है। कॉमन क्या है हमारे लिए, हम देखें, एटमॉस्फेयर कॉमन है, एयर सबके लिए कॉमन है, आप किसी बाउंड्री तक रोक नहीं सकते हवा को, ठीक है। ओशियंस कॉमन है, मरीन प्रोटेक्शन होता है, पानी में बाउंड्रीज होती है, लेकिन आप फिर भी पानी आप मिक्स होता हुआ तो नहीं देख सकते एक दूसरे कंट्री के साथ कौन सा पानी मिक्स हो रहा है, नहीं, कोई बॉर्डर बनाया नहीं है, एक फिजिकल बॉर्डर नहीं है। अंटार्कटिक, यहाँ पे साइंटिफिक प्रिजर्वेशन होती है, ये भी जितना भी हमारा स्टडी करा जाता है क्लाइमेट चेंज वगैरह, वो सारा अंटार्कटिका में ही होता है। ये सब कोऑपरेट करके ही मैनेज किए जाते हैं, तीनों चीजें आपस में कोऑपरेट करके ही मैनेज होता है सब कुछ, और तभी हमारे इंटरनेशनल कोऑपरेशन सारे इकट्ठे वर्क करते हैं। जैसे कि जितने भी यूनाइटेड नेशंस हैं या जितने भी इंटरनेशनल कोऑपरेशन हैं, सारे मिलकर इस चीज को कंट्रोल करते हैं, जिसमें हम क्लाइमेट चेंज, ओशन पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, इन सब की बात करी जाती है। ये सारे ट्रांस बाउंड्री चैलेंज हैं, यानी कि किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं होते, किसी एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं होते ये।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हम लोगों का, सिटीजन्स का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। लोकल कम्युनिटीज को ना इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकल्स को जमीन के बारे में पता है, इकोसिस्टम की नॉलेज उन्हें ही सबसे ज्यादा है। एक फार्मर जो फार्मिंग कर रहा है उसे ही सबसे ज्यादा नॉलेज होगी कि सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट करना है ताकि उसकी फार्मिंग बेटर हो सके। इसलिए हमें लोकल जितनी भी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन सबको इन्वॉल्व करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा? एक तो लोकल ओनरशिप होगी चीजों की, बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, और उनको ज्यादा पता है, जिस चीज की नॉलेज जिन लोगों को ज्यादा है वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो दे रखा है कि वाटरशेड डेवलपमेंट का जो इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जहां विलेजर्स ने खुद डिग्रेडेड लैंड्स को खुद ही रिस्टोर किया गया था, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज थी। इसलिए कहते हैं बुकिश नॉलेज हमेशा जरूरी नहीं होती, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए चीजों की। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कैसे हम मेजर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, तो यहाँ पे दे रखे हैं, ये आपको नंबर्स याद होने चाहिए। इंडिया का HDI दे रखा है 0.645 है, 132 रैंक आया था 191 कंट्रीज में हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। 2.7 हेक्टेयर्स यानी कि ग्लोबल इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हमारा पर पर्सन कितना लैंड है। फिर 42.5 हमारा EPI स्कोर आया, यानी कि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में काफी कम स्कोर है, मैं बता दूं आपको 42.5। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर कंट्री में हो रहा है तो क्या इंडिकेट करेगा कि हम लोग उस चीज की तरफ पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, जो हमने पहली बात कर ली थी, इनकम, एजुकेशन, हेल्थ पे डिपेंड करता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, कि कितना एक सिंगल इंसान, इंडिविजुअल नेचर पे डिपेंडेड है। कार्बन फुटप्रिंट, हम कितना कार्बन जो है एमिट आउट कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, कंट्री, सबका अलग होता है। और हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कि हम कितना हेल्थ हमारा सेफ है और कितना हमारा एनवायरमेंट जो है वो सेफ है। 40 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है ये सब आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर में कल आएगा, एक रिवीजन चल रहा है यहाँ पे, कर लो अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, जिसमें हम मिटिगेशन और एडाप्शन दोनों की बात करेंगे। देखो, क्लाइमेट चेंज से डील करने के ना दो तरीके हैं, एक तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज आ गई जिसमें हम चीजें रिड्यूस करना स्टार्ट कर दें, और एक आ गया एडाप्टेशन, यानी कि नई चीजें अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दें। मिटिगेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं? देखो, एक तो हो गया एमिशन अपना रिड्यूस कर दो, कम थोड़ा पेट्रोल वगैरह ये सब पे डिपेंड हुआ करें। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, एफॉरेस्टेशन करो, ग्रीन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल करो, और कार्बन प्राइसिंग करो। एडाप्शन मेजर की बात करें तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वगैरह जो बात होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट बेटर रखो, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स नई अपनाओ, और कोस्टल प्रोटेक्शन करो, यानी कि ट्रीज वगैरह को बचाओ जो भी पहाड़ों में है, जो इंडिजीनियस ट्रीज वगैरह हैं। अगर हम लास्ट में देखें तो इंडिया का क्या अप्रोच रहा है या क्या अप्रोच दिया गया है, इंडिया की तरफ से इस चीज को लेकर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया था। इसमें प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे गए थे जैसे मनरेगा वगैरह, जिससे रूरल लाइवलीहुड और क्लाइमेट रेजिलिएंट दोनों बढ़ते जाएं। इस चीज का इंडिया ने, देखो, ये दो चीजें निकाली थी, इसके बारे में पता होना चाहिए। मनरेगा के बारे में सबको पता है। मनरेगा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सोशल इंक्लूजन भी आता है, तो इससे जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, बेटर हेल्थ होगी, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी होगी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, इसलिए मनरेगा की बात यहाँ करी गई है। देखो, इस प्रेजेंटेशन में, ये पूरी PPT में जितना कुछ मैंने पढ़ाया ये पेपर में कल आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं पेपर के हिसाब से, एक तुम्हारा रिवीजन भी हो गया थोड़ा बहुत, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कल के पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जैसा भी पेपर हो बताना जरूर आके कि कैसा हुआ, और अगर ये PPT की आपको नीड हो पढ़ने के लिए तो नीचे कमेंट करके मुझे बोल देना PDF, मैं इसका लिंक भेज दूंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।